आज हम पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन के दूसरे पार्ट के बारे में बात करेंगे। पहला पार्ट आपका कंप्लीट हो चुका है और आज बात करेंगे दूसरे पार्ट के बारे में। दूसरा पार्ट है आपका पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन। तो अब तक हमने बात की थी लैंगिक जनन के बारे में। लैंगिक जनन के बारे में मैंने आपको पहले चैप्टर में बता दिया था कि लैंगिक जनन क्या है, किस प्रकार से, कुछ मैंने घटनाओं के बारे में भी आपको बताया था। आज बात करेंगे हम पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन। तो सबसे पहले बात आती है पुष्प, फ्लावर। तो पुष्प क्या है? तो ये परिभाषा कई बार पूछी गई है और एक नंबर की परिभाषा आती है कई बार। तो पुष्प क्या है? पुष्प एक रूपांतरित प्ररोह है। रूपांतरित प्ररोह। प्ररोह क्या होता है? प्ररोह होता है किसी भी पादप का सबसे ऊपरी भाग जो होता है प्ररोह कहलाता है, और पादप का जो ऊपरी भाग होता है वही क्या होता है? पुष्प में रूपांतरित हो जाता है। पुष्प आवर्त बीजियों की एंजियोस्पर्म बोल सकते हैं, बीजी पादपों की एक विशेष घटना है। हम इसमें पुष्प के बारे में आज बात करेंगे। और पुष्प जो होता है वो आवर्त बीजियों का सबसे आकर्षक अंग होता है, सबसे आकर्षक रंग होता है। यह सभी पादपों में अलग अलग प्रकार का, अलग अलग संरचना का होता है और इसमें उपस्थित जो रंग होते हैं वो भी क्या होते हैं? अलग अलग होते हैं। सभी पादपों के अलग अलग रंग होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे पुष्पीय पादपों के बारे में। तो मैंने पुष्पीय पादपों के बारे में पहले आपको बताया था कि ये किस प्रकार से लैंगिक जनन करते हैं। क्योंकि मैंने आपको बताया था लैंगिक जनन के बारे में कि पादप जो होता है तो उसके पुष्प में एक लिंगी पुष्प भी होता है और द्विलिंगी पुष्प भी होता है। एक लिंगी मैंने बताया था जिसमें पुंकेसर और स्त्री केसर दोनों में से कोई एक हो। द्विलिंगी पुष्प जिसमें पुंकेसर और स्त्री केसर दोनों उपस्थित होते हैं तो उन्हें क्या बोलते हैं? हम द्विलिंगी पुष्प के नाम से जानते हैं। तो मैं आगे बात करता हूं आज एक पुष्प के प्रारूपिक संरचना के बारे में। तो सबसे पहले हम पुष्प की प्रारूपिक संरचना के बारे में पढ़ेंगे। तो देखें पुष्प की प्रारूपिक संरचना। तो देखें पुष्प की प्रारूपिक संरचना के बारे में पुष्प में ऊपरी भाग वर्तिकाग्र, मध्य वाला भाग वर्तिका और निचला वाला भाग होता है अंडाशय। और अंडाशय के अंदर होता है बीजांड। तो मुख्यतः
ये तीनों भाग मिलकर के निर्माण करते हैं स्त्री केसर का, मतलब पुष्प का मादा भाग। इसके बाद ये होता है परागकोश। परागकोश के अंदर मैंने आपको पहले ही बताया था क्या होता है, परागकण। नीचे वाला भाग होता है उसे बोलते हैं पुतंतु। परागकोश और पुतंतु, ये पुतंतु यहां तक है, तो परागकोश और पुतंतु को जोड़ने वाला भाग होता है योजी। और ये तीनों भाग मिलकर के निर्माण करते हैं पुंकेसर का। और ये होता है पुष्प का नर भाग। क्या होता है पुष्प का नर भाग। और जहां पर अंडाशय स्थित होता है, अंडाशय ये जहां पर स्थित है, उस निचले भाग को बोलते हैं पुष्पासन, मतलब पुष्प का आसन, जहां पुष्प रखा हुआ होता है। और बीजांड की हम संरचना की बात करें, सामान्यतः संरचना की बात कर लूं मैं, तो बीजांड की संरचना मैं आपको पहले ही बता दी थी एक बार। चूंकि हम प्रारूपिक पुष्प की बात करें तो यहां बीजांड संरचना के बारे में बात कर लूं दोबारा से। इसकी जो किनारे की दो कोशिकाएं होते हैं उन्हें द्वार कोशिका कहते हैं। किनारे की कोशिकाएं, ये तीन कोशिकाएं, 1 2 3, इस प्रकार से। 1 2 और 3, तो ये दोनों कोशिकाएं क्या हैं, द्वार कोशिका। और जो मध्य की कोशिका है उसे अंड कोशिका या मात्र कोशिका, इस वाली कोशिका को क्या बोलते हैं, अंड कोशिका या मात्र कोशिका भी कहते हैं। और जो ऊपर की 3 कोशिकाएं होती हैं, इन तीनों कोशिकाओं की बात कर रहा हूं मैं यहां पे, इन तीनों कोशिकाओं को हम प्रतिमुखी कोशिका के नाम से जानते हैं। प्रतिमुखी कोशिका के नाम से जानते हैं। तो अब आगे बात करें हम प्रतिमुखी कोशिका के बाद। पुष्प का ये क्या हो गया आपका प्रारूपिक संरचना, ये पुष्प की प्रारूपिक संरचना है। तो मैंने बात की पुंकेसर पुष्प का नरजन्नांग भाग, स्त्रीकेसर पुष्प का माजन्नांग भाग, वर्तिका अंडाशय, और अंडाशय में क्या होता है बीजांड, ये सभी भाग। और एक इसमें रह जाती है द्विगुणित कोशिका। यह कोशिका 2n कोशिका होती है। ठीक है। अब पुष्प के ये प्रारूपिक संरचना, ये हमारे दिमाग में कि पुष्प की प्रारूपिक संरचना होती क्या है। जब तक हमें पुष्प की प्रारूपिक संरचना के बारे में नहीं पता होगा तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते। अब देखें, पुष्प के 2 आवश्यक चक्र होते हैं, पुष्प के 2 चक्र। और ये एक बार 12th में क्वेश्चन 2 नंबर का पूछा था कि पुष्प के चक्र लिखिए। तो देखें पुष्प के चक्र,
तो पुष्प के दो चक्र होते हैं, एक तो होता है सहायक चक्र और एक होता है आवश्यक चक्र। तो सहायक चक्र और आवश्यक चक्र। तो सहायक चक्र की मैं बात करूं तो इसमें तो आते हैं दल और बाह्य दल। क्या आते हैं सहायक चक्र में? पुष्प के दल और बाह्य दल। और आवश्यक चक्र में आते हैं पुंकेसर और स्त्रीकेसर। ये दोनों चीज आप ध्यान रखना कि पुष्प के चक्र 12 गुलाम 2 नंबर का क्वेश्चन आया था। पुष्प के चक्र कौन से हैं? सहायक चक्र में दल और बाह्य दल, आवश्यक चक्र में पुंकेसर और स्त्रीकेसर। तो अब हम आगे बात करें पुष्प की प्रारूपिक संरचना के बाद हम बात करेंगे पौधों के प्रजनन नीतियों के बारे में। तो देखें पौधों की प्रजनन नीतियां क्या होती हैं। तो प्रजनन नीतियां एक शब्द आपने पढ़ा होगा 12th में कि पुष्पों में 2 पीढ़ियां एकांतरित होती हैं। एकांतरण एक शब्द पढ़ा होगा, एकांतरण 11th के फर्स्ट चैप्टर, सेकंड चैप्टर में दे रखा है ये एकांतरण पीढ़ी के बारे में। तो जहां पे क्या होता है, वह पौधा जिस पर पुष्प बनते हैं, वह पौधा जिस पर पुष्प बनते हैं, पुष्प का निर्माण होता है, उसे हम बीजाणुद्भिद पीढ़ी कहते हैं। क्या कहते हैं? इसके बाद इसके इसमें परागकण और अंडक ये वातावरणीय अनुकूलन पर भी निर्भर करते हैं। किस पर निर्भर करते हैं? वातावरणीय अनुकूलन पर भी। और इसमें पुष्पीय पादपों के जीवन चक्र में मुख्य घटनाएं जो हैं वो क्या हैं? इसके जीवन चक्र में मुख्य घटनाएं होती हैं नर व मादा युग्मकोद्भिद का निर्माण। और नर और मादा युग्मकोद्भिद के निर्माण के बाद उनका विकास होता है और फिर परागण होता है। परागण के बाद मैं बताया था निषेचन होता है और निषेचन के बाद भ्रूणोद्भव होता है और भ्रूणोद्भव के बाद किसका निर्माण होता है? एक पूर्ण जीव का निर्माण होता है। मैंने आपको पहले ही बताया था इसके बारे में कि इसमें कई निषेचन पूर्व घटनाएं जो हुई थी तो हम वहां पे निषेचन पूर्व घटनाओं के बारे में हमने वहां पे केवल क्या एक शॉर्ट रूप में पढ़ा था कि कैसे कैसे एक शॉर्ट भाषा में। अब हम जो घटनाएं हैं लैंगिक जनन की, क्योंकि पूरा पाठ क्या है? पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन। तो हम उन लैंगिक जनन की घटनाओं के निषेचन पूर्व घटनाएं, निषेचन और निषेचन पश्च घटनाएं
उन घटनाओं के बारे में, इन तीनों घटनाओं के बारे में हम इस चैप्टर में क्या है विस्तार से बात करेंगे कि निषेचन से पूर्व कैसे क्या क्या निर्माण होता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे निषेचन पूर्व घटनाओं की, पूर्णतः विस्तार से बात करेंगे। तो पूर्णतः विस्तार से बात करें निषेचन पूर्व घटनाओं में, तो निषेचन पूर्व घटनाओं में मैंने आपको बताया था कि पुष्प में सर्वप्रथम पुमंग और जायांग, पुमंग और जायांग का निर्माण होता है। पुमंग नर भाग और जायांग मादा भाग, ठीक है। अब उसमें पुमंग और जायांग, तो सबसे पहले हम पुमंग के बारे में पढ़ेंगे। पुमंग, तो सबसे पहले बात करें पुंकेसर। तो देखें पुंकेसर के बारे में, तो मैं पुंकेसर का एक प्रारूपिक चित्र बना रहा हूं। पुंकेसर, तो देखें प्रारूपिक चित्र में ये गोल नुमा ऊपरी भाग, डंठल नुमा जो भाग होता है ऊपर का गोल फूला हुआ भाग, यह क्या कहलाता है परागकोश। मैं बार-बार बोल रहा हूं, ध्यान रखना, आप एग्जाम में ये क्वेश्चन आ जाता है कि प्रारूपिक चित्र बनाई, तो प्रारूपिक चित्र है और ये 1-2 नंबर के 1-1 नंबर के आते हैं। परागकोश में परागकण, अभी आगे मैं परागकण की विस्तृत संरचना के बारे में बात करूंगा। परागकण मीन्स नर युग्मक, नर युग्मक मतलब अगुणित कोश का, अगुणित कोश का मतलब एन कोश का, ध्यान रखना किसी भी वर्ड से किसी भी नाम से आ जाए। और इसका परागकण को हम क्या बोलते हैं, दूसरा नाम पुमणु, यह भी ध्यान रखना। परागकण का दूसरा नाम क्या है, पुमणु। जैसे अंडाणु होता है मादा का, ऐसे ही परागकण का दूसरा नाम क्या है, पुमणु, बार बार बोल रहा हूं। और आगे परागकोश, परागकण, नीचे वाला भाग दोबारा बोल रहा हूं पुतंतु, और पुतंतु और परागकोश जहां दोनों जुड़ते हैं डॉट नुमा संरचना, इसे बोलते हैं योजी। तीनों को ध्यान रखना प्रारूपिक संरचना के बारे में, परागकोश और पुतंतु, और जहां दोनों मिलते हैं जुड़ते हैं उसे बोलते हैं योजी। इस प्रकार ये क्या हो गया पुंकेसर की प्रारूपिक संरचना। अब हम आगे बात करेंगे परागकण की विस्तृत संरचना के बारे में, और परागकण की विस्तृत संरचना के बारे में बात करेंगे अगली वीडियो में। अभी आप यहां तक लर्न करें। धन्यवाद।